नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होगा। टोटल एक पार्ट में 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आज जो है सो माइंडसेट 1952 का जो टोटल स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करेंगे और माइंडसेट में टोटल जितने भी सेक्शन और जितने भी माइंडसेट से क्वेश्चन बस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और ये जितने भी माइनिंग के एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम हो, ओवरमैन का हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का हो, चाहे फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का हो, क्योंकि सभी में एमसीक्यू से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट का पार्ट 1 है। इसी तरह से पार्ट वाइज वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप लोग को हमारा ये सीरीज़ पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरों को भी शेयर करके बताइए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्ट 1952 भारत की किस किस माइन पर लागू होता है। जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया हुआ मैक्सिमम जो है सो हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से ही रहेगा, कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश रहेगा, तो मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज यूज़ किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्ट 1952 भारत के किस किस माइन पर लागू होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए कोल माइंस, ऑप्शन नंबर बी ऑयल माइंस, ऑप्शन नंबर सी मेटल माइंस यानी कि आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, जो भी मेटल होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन WCL में पूछा भी था और उसको मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया हूँ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी प्रकार के माइंस में जो सो एक्ट 1952 लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन का मैंने ये PDF में उसका रेफरेंस मतलब जो कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया, वो मैंने दे दिया है। सब तो क्वेश्चन तो माइंडसेट से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माइंडसेट 1952 कब लागू हुआ, माइंडसेट कब लागू हुआ है इंडिया में। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1952, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1953, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1953। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1952 को जो है सो माइंडसेट लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों पर कौन सा एक्ट लागू था। माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों में आज़ादी से पहले कौन सा एक्ट लागू था। तो इसके ऑप्शन में ये माइंस एक्ट 1923, ऑप्शन में बी माइंस एक्ट 1935, ऑप्शन में सी माइंस एक्ट 1901, ऑप्शन में डी माइंस एक्ट 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइंस एक्ट 23। 1952 से पहले माइंस एक्ट 1923 लागू था, लेकिन 1952 के बाद 1983 में एक बार इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन हो चुका है। हमारा जो माइंस एक्ट 1952 है उसका भी संशोधन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन हैं, टोटल कितने सेक्शन है माइंस एक्ट 1952 में। तो इसके ऑप्शन में ए 88, ऑप्शन में बी 90, ऑप्शन में सी 95, ऑप्शन में डी है 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88, 88। माइंस एक्ट 1952 में टोटल जो है सो 88 सेक्शन दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है। मतलब माइंस एक्ट 1952 जो है सो कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में किस किस जगह पे वो लागू होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन नंबर सी है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑल ओवर इंडिया। माइंस एक्ट 1950 जो है सो पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होता है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी टेरिटरी हो, पूरे भारत पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, माइंस एक्ट के अनुसार एडल्ट या फिर उसको वयस्क बोलते हैं की परिभाषा क्या है, या वयस्क व्यक्ति की एज क्या है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 18 ईयर्स और मोर, ऑप्शन नंबर बी 20 ईयर्स और मोर, ऑप्शन नंबर सी 16 ईयर्स और मोर, ऑप्शन नंबर डी 21 ईयर्स और मोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 ईयर्स और मोर। यदि कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो वो माइंस एक्ट के अनुसार वो वयस्क कहलाएगा या फिर वो एक अडल्ट व्यक्ति कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एजेंट
क्या क्या काम करता है, एक एजेंट जो होता है उसके क्या क्या काम हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। एक एजेंट का जो काम होता है उसका मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, सुपरविजन के साथ साथ डायरेक्शन देना भी एक एजेंट का काम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। माइंस एक्ट के अनुसार दिन का समय कब से शुरू होता है, यानी कि डे का मीन्स क्या है माइंस एक्ट के अनुसार। तो इसके ऑप्शन में ये है स्टार्टिंग मिडनाइट टू 24 आवर्स, यानी कि मध्य रात्रि से शुरू होने वाला 24 घंटे का समय, या फिर मिडनाइट टू आफ्टरनून अर्धरात्रि से आफ्टरनून का समय, या फिर मॉर्निंग टू नाइट यानी कि सुबह से लेकर के रात का समय, या फिर नाइट टू मिड डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्टिंग टू मिड नाइट टू 24 आवर्स। मध्य रात्रि से जो रात के 12 बजे बजता है उसके बाद जो 24 घंटे का समय होगा, अगला रात के 12 बजे तक का जो समय होगा वो हमारा दिन का परिभाषा के अंतर्गत आता है माइंस एक्ट के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। माइन में ऑफिस का क्या अर्थ है। माइन में ऑफिस किसको कहते हैं। किसके ऑप्शन में है सरफेस पर कोई ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी सरफेस पर कोई घर, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड में कोई ऑफिस, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरफेस पर कोई ऑफिस। जो सरफेस पर माइंस में सरफेस पर ऑफिस बनाया जाता है तो उसको माइन में ऑफिस का मीनिंग बोलते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड या फिर वो कोई घर को नहीं बोलेंगे। अंडरग्राउंड में भी कोई घर है तो उसको ऑफिस नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मीन्स, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का क्या अर्थ होता है। तो इसकी ऑप्शन में ए पर्सन इज डेड, ऑप्शन नंबर बी इंजरी इन फुल बॉडी, ऑप्शन नंबर सी इंजर्ड पर्सन इज एब्सेंट फॉर 22 आवर्स और मोर अदर देन सीरियस एक्सीडेंट, और इसके ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंजर्ड पर्सन इज एब्सेंट फॉर 72 आवर्स और मोर अदर देन सीरियस एक्सीडेंट। कोई भी व्यक्ति यदि उसको इंजरी होती है या चोट लगता है तो वो 72 घंटा या उससे अधिक समय के लिए वो एब्सेंट रहता है, तो वो जो है सो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहलाएगा। लेकिन वो जो है सो सीरियस एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सीरियस एक्सीडेंट को छोड़ करके जो एक्सीडेंट होगा उसकी बात कर रहा है तो वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। माइंडसेट के अनुसार सप्ताह का क्या अर्थ है। माइंडसेट के अनुसार वीक किसको बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है 7 दिन का समय, ऑप्शन नंबर बी 6 दिन का समय, ऑप्शन नंबर सी 8 दिन का समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन का समय। कोई भी 7 दिन का जो समय होगा तो उसको ही सप्ताह कहा जाता है माइंडसेट के अनुसार, ये ना कि रेस्ट को छोड़ देंगे तो 6 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि माइंस में एक्सीडेंट होता है जिससे उसकी बॉडी में किसी पार्ट का लॉस होता है, जैसे हाथ टूटना या अंधा हो जाना, पैर टूटना, ये सब हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में ये है माइनर एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी फैटल एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी सीरियस बॉडली इंजरी, और ऑप्शन नंबर डी है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीरियस बॉडली इंजरी। यदि किसी भी पार्ट का, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे छोटा भी पार्ट हो, उंगली टूट जाता है तो उस तरह का एक्सीडेंट होता है तो वो सीरियस बॉडली के अंतर्गत रखा गया है, सीरियस बॉडली इंजरी के अंतर्गत रखा गया है माइंडसेट के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। माइंडसेट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, मतलब माइंडसेट जो है किस किस जगह पर लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन में है खुदाई 6 मीटर से कम हो, ऑप्शन नंबर बी है कोयला के क्षेत्र में खुदाई 15 मीटर से कम हो, या फिर जहां एक दिन में 20 से कम लोग काम करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जहां पे माइंस में खुदाई जो है सो उसका डेप्थ जो है सो 6 मीटर से कम होगा वहां माइंडसेट लागू नहीं होगा। और यदि कोयला का काम हो रहा है और 15 मीटर से कम का खुदाई हो रहा है तो वो भी वहाँ पे भी माइंडसेट लागू नहीं होगा। और यदि एक दिन में 20 व्यक्ति काम कर रहा है कहीं पे तो वहाँ भी माइंडसेट लागू नहीं हो रहा, लागू नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14।
यदि किसी जगह पर 50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं, उस जगह एक्सप्लोसिव यूज़ में लाया जाता है, तो वहाँ माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे होगा, माइंस एक्ट लागू होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वहाँ पे 50 व्यक्ति या उससे ज़्यादा काम कर रहा है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव भी यूज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी जगह पर खुदाई 6 मीटर या उससे कम होती तो उस जगह पर माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? तो अभी पहले ही कुछ देर पहले मैंने बताया कि 6 मीटर या उससे कम की खुदाई होती तो वहाँ पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो, यानी कि वहाँ पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दिन के समय का हवाला, यानी दिन का जो टाइम है कब से स्टार्ट होता है? जो माइंड सेक्टर है वहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है दिन के समय का हवाला। तो दिन का जो टाइम है कब से स्टार्ट होता है माइंड सेक्टर के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। ऑप्शन नंबर बी है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा पीछे। ऑप्शन नंबर सी है ग्रीनविच मीन टाइम के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इंडिया में ये टाइम आगे है, तो वो भी माइंड सेक्ट में डिफाइन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, चीफ इंस्पेक्टर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो डीजीएमएस में चीफ इंस्पेक्टर होता है उसका जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ऑप्शन नंबर सी है डीजीएमएस स्वयं नियुक्त करता है, या फिर कोल इंडिया नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो चीफ इंस्पेक्टर की नियुक्ति करता है। चीफ इंस्पेक्टर की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस भी होता है तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर सी है IBM, और ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे चीफ इंस्पेक्टर हो या फिर कोई अन्य इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो, सभी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपनी शक्तियों का निर्वहन किस दंड संहिता के अनुसार करते हैं? चाहे चीफ इंस्पेक्टर हो या फिर कोई भी इंस्पेक्टर हो, तो अपनी शक्ति का जो निर्वहन करता है, पालन करता है, तो एक दंड संहिता है, एक नियम है। तो किस नियम के तहत वो करते हैं? तो इसके ऑप्शन में एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, ऑप्शन नंबर बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1975, ऑप्शन नंबर सी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत में चीफ इंस्पेक्टर इसी के अंतर्गत अपनी शक्तियों का निर्वहन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइन में जाने से कितने समय पहले मैनेजर को सूचित करेगा? यदि कोई इंस्पेक्टर हो या चीफ इंस्पेक्टर हो माइंस में जाता है तो उससे पहले वहाँ का मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो कितने दिन पहले वो देगा? इसका ऑप्शन में ये है 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 7 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 14 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 21 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 डेज, यानी कि 3 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को वहाँ के माइन जहाँ पे जाएगा उसके माइंस का मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा 3 दिन पहले। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कमिटी माइंस के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है? कमिटी में ई नहीं होगा। कमिटी जो है सो माइंस के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 57, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 12 के अंतर्गत कमिटी गठित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कमिटी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? एक जो कमिटी बनाया जाता है सेक्शन 12 के अंतर्गत, तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन में है 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल जो है सो कमिटी में 8 मेंबर होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कमिटी का चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो कमेटी का अध्यक्ष होगा वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी IBM, ऑप्शन नंबर सी DGMS के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कोल इंडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, जो चेयरमैन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं नियुक्त करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, माइंस एक्ट 1952 के अधीन बनाई जाने वाली कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो माइंस एक्ट 1952 के अधीन सेक्शन 12 के अधीन बनाया जाता है कमेटी, तो उसका गठन कौन करता है? किस सेक्शन के अधीन करता है? 12 सेक्शन के अधीन। लेकिन और इसका गठन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी है DGMS, ऑप्शन नंबर डी है IBM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गठित किया जाता है। कमेटी का भी गठन जो होता है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गठन होता है और अध्यक्ष भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं चुनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा जांच का खर्चा कौन वहन करेगा? यदि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है कमेटी सेक्शन 12 के अधीन, तो उसमें यदि कोई कमेटी जांच करने जाता है, माइंस में इंस्पेक्शन करने जाता है, तो उसका जो खर्चा आएगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो इसका ऑप्शन में है ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट या फिर मैनेजर, और ऑप्शन नंबर सी ओनर या फिर एजेंट, और ऑप्शन नंबर डी है नो नीड टू पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर या फिर एजेंट। ओनर या फिर एजेंट में से कोई भी उसका जो खर्चा है उसी को उठाना पड़ेगा। आज का हमारे ये जो है सो क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो है सो माइंस एक्ट से ही संबंधित है। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 सर्टिफाइंग सर्जन की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन में है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी CIL, ऑप्शन नंबर सी है IBM, और ऑप्शन नंबर डी है DGMS। तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि ये सीरीज़ हमारा आप लोग को पसंद आता है तो लोगों को ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और जल्दी से मैं आगे का जो पार्ट है ले आ सकूँ आप सबके लिए। अंत में थैंक यू।